जय श्री कृष्ण एवरीवन। चलिए भाई हम ACL को कंटिन्यू करते हैं। ACL पढ़ा रहे थे आपको, है ना। तो अगला क्वेश्चन ACL का क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन ऐसे समझिए कि ऐसे करके हमारा ये एक सिलेंडर है ना, और ये बीच में कुछ भी नहीं है इसमें, और बाकी पार्ट सॉलिड है ना। बीच में हॉलो है और ये पूरा पार्ट हमारा सॉलिड है इतना, है ना। बीच में हॉलो है पूरा, ठीक। अंदर वाली रेडियस ली गई है R1 और बाहर वाली जो रेडियस ली गई है R2 ली गई है। क्लियर है? बाहर वाले से आउटर वाले की क्लियर है। तो इसमें एक तो इनसाइड है, एक आउटसाइड है और एक मिड में है ना। IMO, ठीक है, ठीक है। इन, मिड एंड आउट, क्लियर है। तो तीनों पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो बी इन वाले पॉइंट पे निकालेंगे तो देखो ये एक्सेस है ना, वही करेंगे अपना लूप कैसे लेते थे, एम्पीरियल लूप ऐसे करके। तो इसके अंदर से तो कोई करंट जाने वाली है नहीं, ये श्योरिटी है कि इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा सेम होगा। अगर ऐसे लूप लिया आर रेडियस का सर्कुलर, तो इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है। और जब मिड में निकालना होगा तो एम्पीरियल लूप ऐसा बनाएंगे। बोलो समझ आ रही है कि नहीं, आर डिस्टेंस ये मान करके। और आउटर में लेना होगा, आउटर बनाना है कहीं पे, तो ऐसा लूप बनाएंगे इस पूरे को लेते हुए, है ना। सो तीन केसेस में तो बी इन तो सबको पता है कि 0 आ जाएगा। कैसे आएगा खुद लिखना है आपको, जैसे हॉलो सिलेंडर में किया था, बिल्कुल यह पार्ट तो हॉलो है, तो ऐसा बी इन इक्वल टू 0। क्लियर है चीज? तो इसको तो मैं छोड़ ही रहा हूं। तो मेरे पास दो चीज बची हुई है, एक तो इसके मिड पॉइंट पे देखना और एक इसके बाहर देखना। इसमें करंट जा रही है सपोज ऊपर की तरफ, और करंट डेंसिटी इज गिवन एज J। करंट डेंसिटी मेरी क्या गिवन है, J गिवन है, ये याद रखना है आपको। क्लियर है चीज? तो चलिए मिड से शुरू करते हैं भाई। अंदर तो 0 है, समझ में आ गया, लिख लीजिएगा इस चीज को। तो मिड वाले में पार्ट पोर्शन में निकाल रहा हूं, बी मिड के लिए BM लिखता हूं, BM डॉट DL वेक्टर इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I एनक्लोज्ड। बोलो समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो देखो ये जो मैंने अब इसको ही दिखाता हूँ सिर्फ फिलहाल, देखिए सिर्फ इस वाले को देखिए जो मिड पार्ट शो करके मैंने यहाँ इस पॉइंट, ये पॉइंट मिड पॉइंट है कोई M, इस पे निकालना है। तो देखो यहाँ इतने पार्ट में तो कोई करंट है नहीं, करंट सिर्फ इतने पार्ट में, देखो ये साइड वाले पार्ट्स में है कि नहीं। क्लियर है? मतलब देखो तो ये पॉइंट देखो इसके M के ऊपर, ये जस्ट यहाँ आ रहा है, ये देखो ऐसे करके, ठीक है। तो इतने पार्ट में ही तो करंट है, सिर्फ इतने पार्ट में। ये बीच का तो हॉलो है, ये बीच का तो पूरा हॉलो है, इसमें तो कोई करंट है नहीं। क्लियर है? तो मैं जानता हूँ करंट जो होगा मेरा एनक्लोज मिड वाले पोर्शन के लिए निकाल रहा हूँ, वो होगा करंट डेंसिटी इंटू एरिया। करंट डेंसिटी इंटू एरिया, तो करंट डेंसिटी J है और एरिया कितना है, बहुत ध्यान से देखिए जो काम में आ रहा है, वो है पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। क्लियर है? देखो ऐसे करके बनेगा ये पूरा सर्कल बना रहा हूं, ये पूरा बनाया मैंने M पॉइंट तक का, ये पूरा। और ये बीच का जो पोर्शन है इसका R, ये तो हॉलो है ना, मतलब ये रेडियस कितनी है स्मॉल r, और बाहर वाली रेडियस कितनी है, सॉरी ये अंदर वाली रेडियस कितनी है R1, अंदर वाली रेडियस कितनी है R1, ये R1 बताया था आपको। और ये बाहर वाली रेडियस कितनी है R, क्योंकि ये मैंने R डिस्टेंस का लिया हुआ है। क्लियर है? R डिस्टेंस की रेडियस लेकर के ऐसा करके इसको बनाया हुआ है। क्लियर है चीज? तो ये R1 है और ये स्मॉल r है। तो ये जो एरिया, ये जो एरिया ये इतना वाला, वो कितना होगा, पूरा एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर। कंप्लीट का एरिया कितना था, पाई r स्क्वायर। उसमें से कितना एरिया हटा दो, क्योंकि ये तो हॉलो है ना, ये एरिया हॉलो है, हॉलो वाला एरिया कितना है, पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, हटा दिया। तो ये मेरी करंट है, वहां पे लिख दीजिए। तो BM हर पॉइंट पे सेम होगा, तो इसलिए बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट है। इंटीग्रेशन DL आपको पता ही है 2 पाई r आएगा, है ना। पूरी लेंथ का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई r, वो लिख देंगे अभी। तो यार है म्यू नॉट J पाई कॉमन आ जाएगा, और R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, पक्की बात है। तो BM मल्टीप्लाई बाय 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट J पाई R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा BM इज इक्वल टू म्यू नॉट J बाई 2 R माइनस R1 स्क्वायर अपॉन R। इस R को नीचे ले गया मैं ऐसे डिनोमिनेटर में यहाँ पे, तो R को जब ले जाओगे तो R इस पे भी स्प्लिट होगा, उस पे भी स्प्लिट होगा, तो ये R से R एक कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा R माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। मिड पॉइंट पे ये आ रहा है, इनसाइड कितना आ रहा था लिख लो, 0 आ रहा था मिड पॉइंट का, ये लिख लो जरा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगला करने के लिए। क्लियर है? चलिए भाई ये भी आपको समझ आ गया होगा, हो क्लियर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक है। अब आउटर पॉइंट पे निकालूंगा, किस पे निकालूंगा, आउटर पॉइंट पे। चलिए भाई देखते हैं आउटर पॉइंट पे क्या आएगा। आउटर के लिए कैसा बनाऊंगा मैं लूप, पूरी सी बात है कि ये तो सीधी सी बात है, कैसे करके आउटर पे हूं तो यहाँ एक लूप बनाऊंगा, एम्पीरियल लूप। क्लियर है? इसकी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, आउटर कोई पॉइंट है O, इसकी डिस्टेंस R ली गई है, ठीक है। फिर से यही आउटर के लिए बस O लिख देना है, फिर से BO हर पॉइंट पे सेम होगा, इंटीग्रेशन सिर्फ DL रह जाने वाला है यहाँ पे। क्लियर है? इंटीग्रेशन सिर्फ क्या रह जाएगा, DL रह जाएगा, cos 0 आने वाला है, वो सब बातें वैसी ही हैं जैसे पिछले लेक्चर्स में हम करते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ वेक्टर मत लगाना, ये लेंथ का रह गया है, शायद पिछले वाले में मैंने DL वेक्टर कर दिया था इसको, है ना, ऐसे इंटीग्रेशन DL अभी जो रिजल्ट किया था, तो अगर वेक्टर लिखा तो उसको मिटा लेना, ठीक है। तो यहाँ वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि अभी सिर्फ लेंथ रह गई है। याद है ना, डॉट में जब ओपन करते हैं A डॉट B को तो क्या आ जाता है, AB cos थीटा। एक बार जब ओपन कर दिया तो फिर A और B वेक्टर नहीं रहते, फिर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज है इसलिए, ठीक है। cos 0 आ रहा है ना इसके साथ, इसलिए cos 0 को 1 लिखते हैं, तो लिख ही नहीं रहा मैं इसीलिए,
ठीक है, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। इसमें कितना एनक्लोज करंट है भाई, इसमें तो जब बाहर ले रहे हो तो सारी की सारी जितनी भी करंट है वो इसी के अंदर आ गई ना। और सारी करंट कितनी है, मैं फिर से यहाँ पे निकाल रहा हूँ, जरा ध्यान से देखें, आई एनक्लोज करंट डेंसिटी इंटू एरिया। यहाँ कितनी करंट है भाई, इस एरिया में से जा रही है करंट, बीच में तो हॉलो है, ठीक है। तो कंप्लीट एरिया ये वाला कितना हुआ, पाई आर टू स्क्वायर, तो जे पाई आर टू स्क्वायर माइनस ये हॉलो वाला हटा दो, हॉलो वाला हटा दो, पाई आर वन स्क्वायर है ना, तो आ जाएगा जे पाई कॉमन है और आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ठीक है। यहां पुट कर रहा हूं बस मैं, जे पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, आई एनक्लोज यहाँ साइड में निकाल लेना तुम लोग और इक्वेशन में लिख देना, ऐसे करके पुट कर दो उस इक्वेशन में, खत्म, क्लियर है, ये निकाल लेना। तो बी आउट इंटू डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन कितना आएगा, वेक्टर नहीं है, डीएल का इंटीग्रेशन छोटी सी लेंथ का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2 पाई आर, पूरा कितना हो जाएगा ये 2 पाई आर। ये क्या है मेरा एम्पीरियन लूप, लिख देना, ये क्या है एम्पीरियन लूप है, ये मेरा एम्पीरियन लूप है। तो बी नॉट इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, क्लियर है। तो आपको दिख रहा है पाई से क्या हो गया, पाई कैंसिल हो गया, तो आंसर आ रहा है बी आउट इज इक्वल टू म्यू नॉट जे बाई 2 आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ठीक है। करंट डेंसिटी के टर्म्स में मेरे आंसर आ रहे हैं, करंट अगर दी होती आई तो फिर करंट के टर्म्स में लिखता, ठीक है, करंट डेंसिटी के टर्म्स में मेरा आंसर है। तो आउट, तो ये थर्ड वाला पोर्शन नोट कर लीजिए। तो आपके पास तीनों फॉर्मूले आ चुके हैं, ठीक है ये चीज। अब इसका ग्राफ बनाने वाला हूं मैं, क्या बनाने वाला हूं, ग्राफ कर लीजिएगा। इतना नोट, आउट पॉइंट पे इतना आ रहा है, म्यू नॉट जे बाई 2 स्मॉल आर, ब्रैकेट में क्या है ऊपर आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, क्लियर है ये चीज पक्का। तो जरा देखिए, अब ध्यान से देखें। तो अब जब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं उसको ध्यान से नोटिस और ऑब्जर्व कीजिएगा। देखो भाई ऐसा है कि एक तो ये अंदर वाला है पोर्शन इसमें जो हॉलो है, और एक ये कौन सा पोर्शन है, बाहर वाला, जहां पे कुछ कुछ करंट जा रही है जो सॉलिड टाइप का है, मतलब, ठीक है। ये एक्सिस है, इससे मुझे बनाना है ग्राफ। इसके 3 पोर्शन है, यहां तक अगर आर बराबर आर वन तक देखो, जो डिस्टेंस लेते हैं सेंट्रल एक्सिस से उसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, यहां से जैसे आर यहां भी ले सकते थे, आर यहां भी ले सकते थे मिड में, और आर कहीं तक भी ले सकते हो। तो आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, ऐसे करके आर एक्सिस है ये। तो जब ये आर वन के बराबर है तो ये अंदर वाला पार्ट है, फिर यहां से यहां तक मिड वाला पार्ट है जब आर टू के बराबर हो गया, उसके बाद आउटसाइड है, क्लियर है चीज। ये आउटर है, ये मिड पोर्शन है, ये मिड वाला पोर्शन है, और ये इनसाइड वाला पोर्शन है। इनसाइड कितना आया था फील्ड, 0, ये सबको समझ में आ गया। बाहर कितना आ रहा था, ऐसा ग्राफ आएगा बाहर, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रहा है, देख लो। बी आउट क्या आ रहा था, म्यू नॉट जे बाई 2r आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, यही तो आ रहा है। तो प्रोपोर्शनल टू 1/r है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, यही तो है आर। जो करंट डेंसिटी थी जे वो कांस्टेंट ली थी, ठीक है। वरना मैं बताता कि जे इज अ फंक्शन ऑफ आर, वरना मैं बताता, नहीं बताया मतलब कांस्टेंट ली हुई है, क्लियर है चीज, बोलो समझ आएगी नहीं। तो बाहर ऐसा सरफेस पे कितना आएगा, जस्ट यहाँ पे अगर देखें तो जस्ट यहाँ में अगर आपसे पूछूं जस्ट यहाँ, तो ये इसी में बस आर की वैल्यू कितनी रख दो, R2, भाई सीधी बात है ना, कहीं बाहर पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, आर है डिस्टेंस, तो अगर यहाँ निकालना है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस पॉइंट के लिए, R2, क्योंकि एक्चुअली कितनी गिवन है, R2, पॉइंट यहाँ था तो दूर है, पास लाते लाते यहाँ पे ले आया, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हुई, R2। तो जब R2 रखोगे यहाँ पे तो आंसर आएगा म्यू नॉट जे बाई 2r2 इंटू आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। तो ये वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, चाहो तो लिख सकते हो कि ये जो वैल्यू है वो ये यहाँ पे, उसके बाद ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब ये मिड वाला जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा ये समझ में नहीं आ रहा। मिड का जो आंसर आ रहा था याद कीजिए, वो ये आ रहा था म्यू नॉट जे बाई 2 ब्रैकेट में आ रहा है स्मॉल r माइनस आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, यही तो आ रहा है ब्रैकेट में, क्लियर है चीज, बोलो समझ आएगी नहीं। तो अब ये मतलब ये तो श्योर है कि भाई यहाँ से अब ये यहाँ तो भाई देखो पहले मतलब इनसाइड अगर देखें तो 0 है, आउटसाइड ऐसा आएगा। अब बीच का ग्राफ देखो 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो ऐसा होगा स्ट्रेट लाइन, या ऐसा होगा यानी या तो ऐसे करके मिलेगा, या ऐसे मिलेगा, या नीचे से जाते हुए मिलेगा। ये 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो ऐसा होगा, या ऐसा सीधे सीधे होगा स्ट्रेट लाइन, या ऐसा होगा। स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है ही नहीं। स्ट्रेट लाइन कब होता है जब बी प्रोपोर्शनल टू आर आ जाता, बी मिड प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा होता, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर तो उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर तो है नहीं, कैसा है देखो, प्रोपोर्शनल टू आर तो था लेकिन इसमें से कुछ माइनस हो गया, उसमें से कुछ कम हो गया, यानी जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी वो थोड़ा सा नीचे गिरा दो उसको, यानी नीचे वाला रास्ता सही है, ऊपर वाला रास्ता गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, अरे पक्का समझ में आ रहा है। स्ट्रेट लाइन थी म्यू नॉट जे आर बाई 2 होता अगर ये वाला टर्म नहीं होता तो सपोज, लेकिन ये टर्म आ गया ना, मतलब माइनस में कुछ आ गया, तो स्ट्रेट लाइन वाले पोर्शन से क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, तो नीचे वाला आई थिंक ये सही बैठेगा। तो नीचे वाला इस तरीके से मिलाते हुए ऐसे, ठीक है। इसको एग्जैक्टली भी पता कर सकते हैं, ये तो मैं आपको आई थिंक बोल रहा हूं मैं, वैसे मुझे तो पता यही आएगा। और अगर पता बिल्कुल जबरदस्ती पता करना ही हो, आप कहो नहीं सर हमें तो बिल्कुल टेक्निकली बताओ,
वैसे तो मैंने टेक्निकली बताया कि ये प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है फिर माइनस, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा फील वाली बात ज्यादा है। अगर आप टेक्निकली समझना चाहें तो देखिए क्या करेंगे। जैसे आपको पता चला, मिटा दूं इतना तो समझ में आ गया होगा, वैसे ग्राफ तो ये ठीक ही है ना। चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर पता करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे बी आपको पता चला कितना था, म्यू नॉट जे बाई 2 आर माइनस R1 स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब आपको पता करना है ग्राफ ऐसा है या ऐसा है। दोनों की एक खास बात समझिएगा, इसमें स्लोप कम होती चली जा रही है और इसमें स्लोप बढ़ती चली जा रही है। क्लियर है भाई? देखो स्लोप क्या होता था, ऐसे हाथ से देखते थे ना, स्लोप ज्यादा है, इसमें कम होती चली जा रही है। इसमें क्या है, स्लोप देखो बढ़ती चली जा रही है। तो स्लोप का मतलब होता था डिफरेंशिएशन। तो dB बाई डी आर निकालो, आर के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करो, तो ये तो पूरा कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, म्यू नॉट जे बाई 2, आर का डिफरेंशिएशन 1 रहेगा, 1 माइनस की जगह माइनस R1 स्क्वायर कांस्टेंट है, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 अपॉन एक्स का, यानी एक्स की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। याद आया नहीं आया? सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तो 1 अपॉन आर का होगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, एक्स की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन ये होता था ना, तो एक माइनस तो पहले से और एक माइनस और आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे याद आ रहा नहीं आ रहा, पावर नीचे उतर के आती है और एक कम हो जाती है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना? तो देखो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे आएगा आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखना, जैसे जैसे आर को इंक्रीज करूंगा, आर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी, आर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी, ओहो ये तो उल्टा हो गया, फील गलत आया इसका मतलब, मुझे आंसर ये वाला है भाई, इसका मतलब टेक्निकली से आंसर ये वाला आ रहा है। देखिए कैसे, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसका मतलब फील गलत आया, हम लोगों को फील गलत आया। देखिए आर की वैल्यू में जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा, समझिए चीज को, आर की वैल्यू में जैसे जैसे क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। नहीं एक मिनट, शायद यही सही है, चलिए देख लेते हैं एक बार, यही सही है शायद, यही सही, सॉरी सॉरी सॉरी, यही सही है, यही सही है। देखिए कैसे, आर की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, तो देखो स्लोप क्या हो रही है टाइम के साथ, अरे यार बड़ा वो है, तो देखो इसको भाई ऐसा है, मिटा दो, अब देखेंगे जो भी आएगा। आर की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करूंगा, ध्यान से देखें, आर की वैल्यू में इंक्रीज करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं तो वैल्यू कम होती है ना। आर की वैल्यू को अगर मैंने इंक्रीज करा तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई मतलब इस पूरे की वैल्यू डिक्रीज हुई, इस पूरे की वैल्यू डिक्रीज हुई मतलब स्लोप की वैल्यू डिक्रीज हुई। क्लियर है? स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब आर की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है स्लोप डिक्रीज हो रहा है, और इसमें मैंने बताया स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज। तो ये गलत है और ये सही है, मेरी बात नहीं आई समझ में। तो जो फील आया था मेरे को वो इस बार गलत आया, ठीक है, और फील जरूरी नहीं हमेशा सही भी हो, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो माइनस की वजह से ऐसा हो रहा है, बट वो माइनस माइनस एक्चुअली प्लस बन गया है, स्लोप की बात की जाए तो। क्लियर है? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? आर की वैल्यू में जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूं, ये पूरा फैक्टर क्या होता जा रहा है, कम, और यही फैक्टर क्या है भाई, क्योंकि आर डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, पक्की बात है, आर डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसीलिए आर के बढ़ने पे पूरी वैल्यू कम होती जा रही है, पूरी वैल्यू ही स्लोप है, मतलब स्लोप कम होता जा रहा है। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट रहता है, यहां कम हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। इस वाले में देखो स्लोप इंक्रीज करता जा रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि स्लोप को कम होना चाहिए। इसमें डीबी बाई डी आर क्या है, स्लोप, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप था, तो ये वाला ग्राफ सही है, मतलब नीचे नहीं होते हुए ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई थिंक आपने बनाया नहीं होगा, तो ये हमारा टेक्निकली करेक्ट है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? कोई नहीं, एक आध बार हो जाता है कभी कभी टीचर से भी, ठीक है, समझ आ गया ना, मतलब टेक्निकली ऐसे करके ये आंसर आ गया इसका। क्लियर है? तो ये है करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज, पक्की बात, समझ में आ गया? चलिए भाई, आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं, आप सीधे आंसर लिख लेना, दैट्स इट। हाँ अगर तुम्हारा मन हो, तुम्हारे अंदर क्या है वो एक तूफानी बच्चा जागृत हो रहा हो कि नहीं सर हम तो देखेंगे कैसे होता है, तो साइड में लिख लेना भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से है ना, समझ में आ गया ये? चलिए साहब, ठीक है, तो ऐसा इसका ग्राफ बन गया। अच्छा इधर जैसे इधर है वैसे इधर होगा, ठीक है। इसमें ऊपर करंट जा रही है तो इधर वालों पे अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्रॉस में, और इधर वालों पे डॉट में है। तो अगर तो इस साइड अगर बनाना हो, क्रॉस वाला पॉजिटिव में बनाए तो डॉट वाला नेगेटिव में। अगर इस साइड भी ड्रॉ करना चाहो ग्राफ तो ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा और ऐसा। ग्राफ बिल्कुल वैसे ही फोटोकॉपी है, बस ये ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है ना। कितना अच्छा ग्राफ लग रहा है, दो शार्क। चलिए खैर आगे बढ़े। चलिए भाई, तो ये आपको ग्राफ समझ में आ गया। अब मैं आपको, वैसे आप अगर नोटिस कर रहे हो तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे जो आंसर सिलेंडर्स के लिए हम देखते जा रहे हैं, देखो यहां पे हम किसके लिए लगा रहे हैं, ज्यादातर किसके लिए लगाते जा रहे हैं हम, अपनी एम्पीयर का जो लॉ है ACL किसके लिए लगा रहे हैं, सिलेंडर के लिए। और याद करो ज्यादातर गॉस किसके लिए लगाते थे, स्फेयर के लिए, याद करो। हालांकि गॉस हमने स्ट्रेट लाइन के लिए भी किया हुआ है, लेकिन हमने ज्यादातर किसके लिए बनाया था गॉस में, स्फेयर के लिए, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और यहां किसके लिए बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल के लिए, क्योंकि वहां चार्ज की बात थी और यहाँ करंट की बात है, तो करंट फ्लो होना है, फ्लो तो फिर वायर में ही होगा ना, और वायर की शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। जैसे आंसर्स वहां आते थे वैसे यहां आ रहे हैं, ध्यान रख लीजिए। बस वहां स्फेयर के लिए आते थे आंसर्स और यहां किसके लिए आ रहे हैं, सिलेंडर के लिए आ रहे हैं। क्लियर है ये चीज? अच्छा अगर आपको याद हो, मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसियन लॉ से एक चीज कराई थी कि अगर जैसे स्फेयर है ये और इसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है, ठीक है, तो मैंने प्रूफ करवाया था कि इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। ये पूरा चार्ज है इसके अंदर,
लेकिन इसके अंदर क्या है, कैविटी है। कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। मैंने ये प्रूफ कराया था आपको, याद आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ नहीं याद आ रहा तो जा करके देख लो। आंसर आया था ρr/3ε0, ये आंसर था। कैविटी के अंदर फिक्स रहता है इतना। रो डी था या ऐसी कुछ था, डी या आर जो भी सिंबल मैंने यूज किया हो, और ये डी होता है इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस। दोनों जो एक कैविटी जो है और पूरा स्फीयर जो है, इसके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होती है डी, कांस्टेंट होता है और इतना होता है। बिल्कुल सेम मैं प्रूफ करने जा रहा हूं आज यहाँ पे। बस यहाँ स्फीयर की जगह क्या होता है, सिलेंडर। सिलेंडर है ऐसा, यहां है कैविटी। इस बार बीचों बीच कैविटी ना होकर के, जैसे अभी जो क्वेश्चन कराया था मैंने, अभी जो केस हमने डिस्कस किया उसमें बीचों बीच कैविटी थी। इसमें कैविटी बीचों बीच ना होकर के कहां है, साइड में है, यहां साइड में थोड़ा सा। क्लियर है? और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आएगा। ये चीज मैं आज प्रूफ करने जा रहा हूं। जैसे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आता था, वैसे यहां पे कौन कांस्टेंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ये चीज? तो इसके लिए हम 2 क्वेश्चन करेंगे। पहले हम देखिए क्या बताने जा रहे हैं, समझिएगा इस चीज को। देखिए ऐसे बता रहा हूं मैं अब आपको। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली ये, है ना। 2 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन सेकंड पार्ट में आएगा। पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए। फर्स्ट पार्ट में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे बोला गया आपसे, सपोज करिए इसकी जो रेडियस है वो 4r है। ये पूरी रेडियस कितनी है, 4r। क्लियर है चीज? और यहां पे इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, 2r, मतलब यहां मिड पॉइंट पे। ये 4r हो गई इसकी रेडियस। ये सिलेंडर है पूरा ऐसे करके, है ना। इससे सेंटर से 2r डिस्टेंस पे r रेडियस की एक कैविटी है। समझ गए कि नहीं समझे? ये पूरी डिस्टेंस कितनी, यहां से यहां तक 2r, और फिर इसका भी मिड पॉइंट ले लो ये, और यहां पे भी एक कैविटी बना दो इतने रेडियस की, ऐसे। समझ गए कि नहीं? ये ऐसे कैविटी है यहाँ पे। क्लियर है? अगर इसको ऊपर से कोई देखेगा, ऊपर से ऐसे, जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर जा रहा है ऊपर से, अगर हम देखें यहाँ से, ये मेरी आंख है, ये ऐसे करके देखूं अगर मैं, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये मुझे ये दिखाई दे रहा है। इसका मेरा सेंटर यहाँ पे और इसका मेरा सेंटर यहाँ पे है। इस बड़े वाले की जो रेडियस है वो तो है 4r। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर्स के वो है सपोज 2r, सपोज करिए, है ना, ऐसा करके। और इसकी जो रेडियस है वो है r। बोलो समझ आएगी नहीं? ये ऊपर से दिखाई दे रहा है। क्लियर है? और करंट सपोज इसमें ऊपर ही जा रही है, करंट J डेंसिटी है इसमें। क्या है करंट डेंसिटी? J, कांस्टेंट, फिक्स। क्लियर है ये चीज? बोलो पक्का समझ में आया? अच्छा, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा सिंपल एक ऐसे करके, अगर मेरा सिलेंडर होता है, सॉलिड सिलेंडर, जिसमें करंट डेंसिटी थी J, करंट डेंसिटी क्या थी, J, तो इसमें हमारे आंसर आए थे B in इज इक्वल टू आया था μ0JR/2। ये आपको याद होना चाहिए, μ0JR/2। और बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या आया था आंसर, B out आया था, अगर आपको याद हो, μ0J πr, इसको पाई, इसकी रेडियस अगर कैपिटल R ले लेते हैं तो πr² डिवाइडेड बाई, एक्सक्यूज मी, 4 μ0I/2πr, तो 2πr, तो पाई से पाई कैंसिल, हाँ, तो आंसर आया था μ0JR²/2r, अगर आपको याद हो। क्लियर है? ये आंसर्स आए थे। अगर हमने क्वेश्चन किया था, आपको याद हो, ये दोनों आप याद रख लीजिए, उसी से ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है? तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें 2 पॉइंट्स लीजिए। एक पॉइंट दिया हुआ है बाहर यहां पे, और एक पॉइंट दिया हुआ है यहां पे। क्लियर है? एक पॉइंट इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर दिया हुआ है, ये पॉइंट 1 कह दीजिए इसको। ये पॉइंट 2 है जो इसके सेंटर से 6r डिस्टेंस पे, एक r डिस्टेंस पे, एक 6r डिस्टेंस पे। क्लियर है? यहां आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, ये आपसे पूछ रहा है 1 पे भी मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा, और 2 पे भी मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? पहले ये बताओ। क्लियर है ये चीज? बहुत बढ़िया। क्लियर है? ये कैविटी प्रॉब्लम है, आप सब समझ रहे हो। कैविटी प्रॉब्लम हम कैसे करते हैं ये भी आप सब जानते हो। मान लो पूरे में करंट जा रही होती और फिर इतने पोर्शन में कैविटी में अपोजिट होती। याद करो, जैसे स्फीयर कर देते, स्फीयर में यहाँ कैविटी से प्लस चार्ज है, तो क्या सोचते थे, ये कैविटी ना, तो सोचते थे सपोज पूरे पे प्लस होता, पूरे पे, और फिर इतने पोर्शन में उतना ही माइनस रख दो, तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। हमने कैविटी प्रॉब्लम हमेशा ऐसे करी है। कैविटी प्रॉब्लम हमने सेंटर ऑफ मास में करी है, कैविटी प्रॉब्लम हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में करी है, कैविटी प्रॉब्लम हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करके आ रहे हैं, और कैविटी प्रॉब्लम भी हम यहां भी करने वाले हैं। क्लियर है? तो हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझिए। इसमें करंट ऊपर जा रही है, कहां जा रही है, ऊपर। तो अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं, ये मेरी आंख है यहाँ पे, ये मेरी आई है, ह्यूमन आई है ना, तो मुझे ऐसा दिखाई देगा, मतलब इसमें करंट बाहर की तरफ आ रही है। मतलब मेरे लिए इसमें कैसे करंट आ रही है, डॉट, कैसी करंट आ रही है, डॉट। ठीक है? और इस डॉट वाले को मैं सपोज ऐसे करके शो करूंगा। ठीक है? तो देखो इस पूरे में मेरे लिए डॉट 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 करंट आ रही है, मैंने ऐसे मान लिया। मैं इसको अलग से दिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, इसको फिर से दोबारा बना रहा हूं। ऐसा मान लो पूरे में करंट डॉट आ रही है, पूरे में। ये डॉट को मैं ऐसे शो कर रहा हूं, ऐसी लाइन से, टिल्टेड लाइन से। क्लियर है? ऐसे करके। और ये जो कैविटी वाला पोर्शन है, इसमें अपोजिट करंट भी मान लो, तो तुमने डॉट भी मानी और क्रॉस को मैं अपोजिट मान रहा हूं, ऐसे करके। ठीक है? ये लाइंस ऐसे टिल्ट करके बना रहा हूं और क्रॉस वाली लाइंस ऐसे टिल्ट करके बना रहा हूं। तो इतने पोर्शन में जितना डॉट करंट आई उतनी क्रॉस करंट आई भाई, क्योंकि इसमें ऐसी वाली टिल्ट लाइंस भी है और ऐसी वाली टिल्ट लाइंस भी है। तो इतने पोर्शन में कितनी करंट हो गई, 0, क्योंकि यहाँ कैविटी है। मतलब ये हो गया प्लस आई और माइनस आई।
मतलब ऊपर भी करंट गई, माइनस मतलब माइनस में भी करंट गई, तो नेट करंट क्या हो जाएगी, जीरो। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, पक्की बात है, पक्का। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो पूरे में प्लस जे है और इतने पोर्शन में माइनस जे भी है। मैंने क्या माना हुआ है, पूरे पोर्शन में प्लस जे, पूरे में प्लस जे मान लो और इतने पोर्शन में माइनस जे भी मान लो, तो इसमें मैं जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्लियर है, अपने आप ही कैविटी है ना, ठीक है, बिल्कुल ऐसा करके, ठीक। तो मैं प्लस और माइनस भी करके लिख सकता हूं, प्लस जे माइनस जे करके, लेकिन मैंने ऐसे सिंबल से शो करना चाहा है, सिर्फ ऐसे और ऐसे शो कर रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। ऐसी लाइन मतलब बाहर की तरफ करंट आ रही है, ऐसी लाइन मतलब अंदर की तरफ करंट जा रही है, क्लियर है ये चीज। तो मैं इसको जरा फिर से शो कर रहा हूं, अब देखिएगा, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन समझाया था आपको, अब सॉल्यूशन वाला पार्ट कर रहा हूं, यही है सब कुछ, है ना। अब जैसे ये वाले पॉइंट की बात करूं, सपोज पहले 2 पे निकालूंगा मैं, 2 वाला, ये 2 स्फीयर, अब आप 2 मानेंगे, वायर्स कितने मानेंगे आप, 2 वायर्स मानेंगे। एक ये पूरा बड़ा वाला वायर है, पूरा पूरा का पूरा सॉलिड मानो इसको, कहीं कोई कैविटी ना माननी इसमें, जिसमें सिर्फ ये डॉट वाली करंट सब आ रही है, और एक ये वाला वायर है सिर्फ अकेला। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फिर से क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, इसको पहले नोट कर लीजिए फटाफट क्वेश्चन को, ये तो सॉल्यूशन का पार्ट है ये जो बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन नोट कर लो पहले इतना, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना है, देखो ये बनाना है और इसका ये वाला व्यू बना लीजिए क्वेश्चन में, क्लियर है। 1 और 2 पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन, वीडियो पॉज करके बना लो पहले, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन वाला पार्ट देखिए किस तरीके से कर रहा हूं मैं, देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से कर रहा हूं। मैंने ये बनाया सबसे पहले फिगर, अब इसका मतलब क्या है, ये 2 हो गए ना भाई, एक है ऐसा स्फीयर, एक तो है ऐसा सिलेंडर जिसमें पूरी करंट आ रही है बाहर की तरफ, ये कैसी करंट है, बाहर की तरफ आ रही है, और साथ में इसी पे एक और रखा हुआ है, यहीं पे रखा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो बेसिकली कैविटी बन जाएगा कि नहीं। मतलब देखा जाए तो अब ये 2 मान रहे हैं हम लोग, एक ये वाला प्लस एक ये वाला छोटा वाला, ये वाला, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी यहाँ, कैविटी। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, पक्की बात है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे चाहता हूं, मैं फिर से बना दे रहा हूं यहाँ पे जरा, ठीक है, इस तरीके से, ये कैविटी वाला पोर्शन है। अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं, जो यहां से कितनी दूर है 6R, तो वहां से कितनी दूर हो गया इस वाले, इसके सेंटर से 8R। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। अगर इसके सेंटर से 6R डिस्टेंस पे, तो इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, 8R डिस्टेंस पे। ये जो पॉइंट है ये बड़े वाले सिलेंडर के भी बाहर आ रहा है और छोटे वाले सिलेंडर के भी बाहर आ रहा है, क्लियर है ये चीज। अब देखिए मैं आपसे लिख रहा हूं B2, पहले लिखूंगा मैं B ऑन टू ड्यू टू ये वाला सिलेंडर, मतलब ये वाला, फिर प्लस करूंगा B2 पॉइंट पे ड्यू टू ये वाला सिलेंडर, ऐसा वाला जो सिलेंडर है, क्लियर है। कहने का मतलब डॉट वाला मतलब ये करंट बाहर की तरफ वाला है और ये करंट अंदर की तरफ वाला है, क्लियर है। अब जो पॉइंट है वो इससे बाहर आ रहा है, जो पॉइंट है इस वाले सिलेंडर के कहां आ रहा है, बाहर, और बाहर वाला फॉर्मूला ये होता है सिलेंडर के, क्लियर है। तो लिख रहा हूं मैं μ0J r², इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस कितनी दी थी 4R, तो 4R का स्क्वायर, भाई इसकी रेडियस कितनी थी 4R गिवन थी ना, 4R का स्क्वायर अपॉन 2, और ये स्मॉल आर होती थी सेंटर से डिस्टेंस, तो इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस है 6R, तो अपॉन 6R, क्लियर है। और डायरेक्शन, करंट बाहर आ रहा है, इस पॉइंट पे निकालनी है, बाहर आ रहा है नीचे की तरफ डाउनवर्ड, ऐसे मैंने एरो से बना लिया है ना, इधर पे नीचे की तरफ, क्योंकि करंट बाहर आ रही है ना, ऐसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड, क्लियर है। अब छोटे वाले स्फीयर की वजह से बना रहा हूं, आप तो बनाएंगे इसको, अब छोटे वाले स्फीयर की वजह से, है ना, छोटे वाले की वजह से लिख रहा हूं प्लस, चलो यहां लिख देता हूं प्लस। अब ये वाला पोर्शन, ये वाला तो मैंने लिख दिया, ये वाला, अब ये वाला लिख रहा हूं, छोटे वाले की वजह से होगा, फिर से छोटे वाले के भी बाहर पड़ रहा है ये पॉइंट, भाई ये जो पॉइंट है छोटे वाले से भी तो बाहर पड़ रहा है, क्लियर है, छोटे वाले के बाहर है, छोटे वाले से डिस्टेंस कितनी है 8R, बाहर वाला फॉर्मूला यही होता है μ0J, करंट डेंसिटी वही है भाई, प्लस J और माइनस J, मतलब वैल्यू तो J ही है ना, R², ये क्या होती थी रेडियस ऑफ द सिलेंडर, इसकी रेडियस कितनी थी स्मॉल r, तो इसकी रेडियस R² ही लिखनी है सिर्फ, डिवाइडेड बाई 2R, इसकी रेडियस R थी तो यहाँ रेडियस स्मॉल R² लिखा है, और ये क्या होती थी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस इस पॉइंट की 8R। अरे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। कैविटी प्रॉब्लम हमेशा कैसे करते थे, जहां भी कैविटी होती है वहां प्लस भी मान लो और माइनस भी मान लो, मतलब मैंने वहां ये भी मान ली करंट और ये भी मान ली, तो नेट करंट 0 हो जाएगी ना। बोलो समझ आ रही है कि नहीं। तो ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है इसका, ये वाला, वो तो इसमें कंसिडर कर ही लिया मैंने जब इसको पूरा सॉलिड मान रहा हूं तो, और नेगेटिव वाला पोर्शन अलग से कंसिडर कर रहा हूं। बोलो समझ आएगी नहीं। इस पोर्शन की वजह से निकाल चुका हूं पहला पार्ट, दूसरा वाला जो पार्ट निकाल रहा हूं इस इतने पोर्शन की वजह से निकाल रहा हूं, तो कंप्लीट आ जाएगा मेरा आंसर। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, प्लस मान लेते थे पूरे को और जितने में कैविटी उसमें माइनस भी मान लो, तो वहां प्लस और माइनस न्यूट्रल होकर कैविटी बन गई। यही बिल्कुल जैसे वहां किया था बिल्कुल वही काम कर रहा हूं, डायरेक्शंस भी निकाले थे वहां पे, याद करो, ठीक है। तो μ0J r² अपॉन ये बाहर वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो वो दोनों के ही बाहर पड़ रहा है, बड़े वाले के भी बाहर पड़ रहा है, छोटे वाले के बाहर पड़ रहा है, तो दोनों बाहर वाला फॉर्मूला लगाया, इसीलिए स्मॉल r होता था सेंटर से डिस्टेंस कितनी है स्मॉल r,
कैपिटल आर होती थी इसकी रेडियस, ठीक है। तो इसकी रेडियस थी 4r, तो इसलिए 4r लिखा है, इसकी रेडियस r थी अंदर वाले की, तो r लिखा है। इस बड़े वाले से डिस्टेंस थी 6r, तो यहाँ 6r लिखा है। छोटे वाले से डिस्टेंस है 8r सेंटर से, तो 8r लिखा है। क्लियर है। अब इसकी डायरेक्शन समझो, करंट किधर जा रही है इसमें, अंदर जा रही है, पॉइंट इधर की तरफ है। करंट अंदर जा रही है इसमें, भाई अंदर जा रही है करंट। क्लियर है चीज, पॉइंट इधर की तरफ है, तो ऐसे करके ओरिएंट करेंगे, थंब को उधर, इसको इधर, ऊपर आएगी करंट। किधर आएगी, ऊपर। तो आप समझ ही रहे हो वैसे भी कि जब करंट बाहर आ रही थी, जब करंट कैसे आ रही थी, बाहर आ रही थी, तो डायरेक्शन नीचे आ रही है, तो सीधी बात है करंट अंदर जाएगी तो डायरेक्शन किधर आएगी, ऊपर आएगी। मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। क्लियर है। कैंसिल कर लीजिए कुछ कुछ, एक आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, चलिए आपके सामने, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, एक्सक्यूज मी, यहाँ देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 216, ये 6 है ना, हाँ 12, 16/12, 16 म्यू नॉट जे बाई 12r, ऐसे करके इसको कैंसिल और कर सकते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसको कैंसिल कर सकते हो, 4 3 = 12 और 4 4 = 16, ऐसे नीचे की तरफ इतना। और इसको जब कैंसिल करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 16 बनेगा, ये म्यू नॉट JR/16 ऊपर की तरफ। तो जो भी है तुम्हारा आंसर आएगा, छोटे में से बड़े को माइनस कर देना, क्योंकि अपोजिट है, एक नीचे एक ऊपर है, ठीक है। तो आंसर आ गया, दैट्स इट। जो भी बड़ा है, सपोज जैसे ये बड़ा आ रहा है, सपोज है ना, ये वाला बड़ा है, तो नीचे की तरफ आएगा आंसर। किधर आएगा, नीचे की तरफ। क्लियर है। तो इसमें से इसको माइनस कर देना और डाउनवर्ड कर देना आंसर को। मैंने आपको बताया था ये ऊपर है सपोज, तो आप इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, एक माइनस लगा दो और माइनस लगा के इसे नीचे कर दो, एक ही बात है कि नहीं। माइनस नीचे यानी ऊपर, एक ही तो बात है। नीचे के आगे माइनस लगा दो या ऊपर कर दो, एक ही तो बात है। माइनस का मतलब उल्टा, तो नीचे का उल्टा क्या होता है, ऊपर। ऐसे ही ऊपर का उल्टा क्या होगा, नीचे। तो अभी ये ऊपर था ना, मैंने क्या करा, ऊपर को नीचे कर दो और माइनस कर दो, बात वही है, ऊपर ही रहा। नीचे का माइनस ऊपर ही होता है, तो इसमें से इसको माइनस करना है, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। माइनस तो करना आता है ना, बस दैट्स इट, दिस माइनस दिस इज द आंसर। इतना मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन नीचे, डायरेक्शन किधर है, नीचे। क्लियर है। नीचे कॉमन है ना दोनों में, तो नीचे की तरफ आ रही है डायरेक्शन और इतनी आ रही है। क्लियर है ये चीज, बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं। अब जो मेरा क्वेश्चन था वो ऐसे गिवन था मेरे को, ये तो मैं ऊपर से देख रहा था, क्वेश्चन मेरा ऐसे गिवन था ना, पॉइंट यहाँ पे था दूसरा वाला, है कि नहीं भाई। ये तो मैं ऐसे करके ऊपर से देख रहा था ना, क्वेश्चन तो मेरे को पेपर में ऐसे गिवन होगा ना, ऐसे नॉर्मली, तो इधर की तरफ आएगी, इतना आएगा, किधर की तरफ, इधर की तरफ। क्योंकि 2 पॉइंट यहाँ पे इधर नीचे ऐसे आ रहा है ना, तो नीचे मतलब जब इसको ऐसे करके देखेंगे इस वाले व्यू से, ये तो ऊपर से देख रहे थे तो ऐसा फिगर दिख रहा है हमको, ऊपर से यहाँ से देख रहे थे, लेकिन अब जब नॉर्मल देखेंगे तो कैसा आएगा, ये जो इसके लिए नीचे आएगा वो मेरे लिए इधर की तरफ आ रहा है ना, आउटवर्ड द प्लेन। बोलो समझ में आएगी नहीं, तो एक्चुअली इट इज आउटवर्ड द प्लेन। बोलो समझ आ गया। खैर डायरेक्शन का तो तुम अंदाजा लगाना सीख गए हो कि अगर करंट ऊपर जा रहा है तो सीधी बात है पॉइंट इधर है, करंट ऊपर जा रहा था इसमें, है कि नहीं, तो इधर की तरफ आउटवर्ड ही तो आएगा, करंट ऊपर पॉइंट इधर, आउटवर्ड, खत्म। तो डायरेक्शन का तो तुम्हें कोई झोल नहीं है, तो मैं बस मैग्नीट्यूड पता कर रहा था, वो मैंने तुमको बताया। क्लियर है। अब आइए इस वाले पॉइंट की बात करते हैं जो यहाँ पे अंदर दिया हुआ था इसके, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ था, दूसरा पॉइंट 1 जो कहाँ था, पॉइंट 1 देखिए पॉइंट 1 किधर गिवन था, पॉइंट 1 जो गिवन था वो मुझे यहाँ गिवन था, याद कीजिए पॉइंट 1 यहाँ गिवन था, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, याद है ना पॉइंट 1। तो अब मैं 1 पे निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर से भाई 1 पे इसकी वजह से भी निकालूंगा और 1 पे इसकी वजह से भी निकालूंगा, क्योंकि ये मेरा 2 पार्ट में स्प्लिट किया हुआ था मैंने, एक ऐसा वाला मान रहा हूँ और कैविटी वाले पोर्शन में ऐसा वाला भी मान रहा हूँ। बोलो समझ आएगी नहीं। क्लियर है। क्योंकि कैविटी तभी बनती है जब अपोजिट मान लेते हैं दोनों में, ठीक है। तो इसकी वजह से देखिए ये वाला जो पॉइंट है मेरा 1 पॉइंट, इस वाले स्फेयर के, बड़े वाले, सॉरी स्फेयर नहीं कह रहा हूं, बड़े वाले सिलेंडर के इनसाइड पड़ रहा है। कहां पड़ रहा है, इनसाइड। तो इनसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, बड़ा वाला मतलब ये वाला जो मैंने ऐसे लाइन शो की हुई है। क्लियर है। क्लियर है चीज। तो इनसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट जे आर होता था क्या, सेंटर से डिस्टेंस, आर होता था सेंटर से डिस्टेंस, तो सेंटर से डिस्टेंस गिवन है कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 2, और डायरेक्शन करंट ऐसे जा रही है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, ठीक है। डायरेक्शन का क्या है वो तो आप निकाल ही लोगे, लेकिन इतना जरूर समझ लो कि फिलहाल इसमें ऐसे की तरफ आ रहा है। क्लियर है, नीचे की तरफ। बोलो समझ आ रहा है। डायरेक्शन तो आप पता कर सकते हो, आपको पता है कि एक्चुअल फिगर मेरा ऐसे है, फिर से बता रहा हूं, ऐसे करके इस पॉइंट पे निकालना है मुझे, ये इसका सेंटर है, ये ऐसे, एक्चुअल फिगर तो मेरा ऐसे गिवन है ना भाई, मेरे को एक्चुअल ऐसे थोड़ी गिवन है। क्लियर है। ये तो मैं ऊपर से देख रहा था सिर्फ, ताकि चीजों को देख सकूं थोड़ा। ये मेरा पॉइंट यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो आपको पता है ऊपर जा रही है करंट, तो करंट जब ऊपर जा रही है और ये पॉइंट यहाँ पे है तो किधर आएगा, आउटवर्ड द प्लेन। तो एक्चुअल डायरेक्शन भी लिख सकते हो, यहाँ क्या लिखोगे सीधे, आउटवर्ड, मतलब डॉट लिख सकते हो सीधे सीधे, क्या लिख सकते हो, डॉट, क्या लिखोगे, डॉट लिख देना सीधे सीधे, एक्चुअल। ठीक है। अच्छा भाई, फिर इस वाले की लिखते हैं, इस वाले की वजह से, इस वाले की वजह से देखा जाए तो इस वाले के तो बाहर आ रहा है ये वाला पॉइंट, 1 क्या है इसके बाहर, तो इसके लिए आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। आउटसाइड फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट जे आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर, इस वाले स्फेयर की रेडियस कितनी है, आर, बड़ा मजा आया, तो ये आर स्क्वायर ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल आर होती थी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस। ध्यान से देखना, इसकी इसके यहां से कितनी डिस्टेंस है, आर, इस वाले सेंटर से, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r, तो 2r ये और r ये,
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3r, मतलब जो पॉइंट 1 है उसका इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया 3r, तो ये 3r हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3r। क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो रहा है, समझ में आ रहा है, पक्की बात है, स्कूल में नहीं आएगा ये कतई, क्लियर है, कंपटीशन का सवाल है, कंपटीशन का मसाला चल रहा है, सब क्लियर है, ये चीज बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे पक्की बात है, ठीक है। चलो भाई, बेसिकली थॉट डेवलप कर रहे हैं, सवाल ऐसा मतलब इससे रिलेटेड आ सकता है, ये जरूरी नहीं है यही आए, ठीक है, थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए बस। और ये किधर आएगा डॉट में, क्योंकि ये कैसे है, अगर आप देखें तो इसमें करंट, क्योंकि ये वाला डॉट, ये करंट बाहर की तरफ था और ये करंट था अंदर की तरफ, तो अंदर जा रहा है करंट, तो नीचे इस बार उंगली रखनी पड़ेगी, पॉइंट इधर है तो थंब को नीचे रखा, पॉइंट इधर है, और स्लैप किया तो अंदर की तरफ आ रहा है। ये सब तो रूल तो अब अच्छे से समझ में आ गया हो ना, कैसे करते हैं, करंट जिधर जा रही है उधर थंब रखना है और फिंगर्स को ओरिएंट करना है जिधर हमें निकालना है, तो इस पे निकालना है, इस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे करंट नीचे जा रही है इसमें, क्योंकि मैंने ऐसे माना हुआ है, ये नीचे वाला था, नीचे करंट ऐसे क्रॉस आ रहा है, ये आंसर क्या आ रहा है क्रॉस। सॉल्व कर लो, खत्म, म्यू नॉट जी आर बाई 2 ये हो गया, आर से आर कैंसिल कर दो, एक आर से एक आर कैंसिल, ये आ गया म्यू नॉट जी आर बाई 6, क्या आ गया ये म्यू नॉट जी आर बाई 6, तो म्यू नॉट जी आर बाई 2 बाहर है, म्यू नॉट जी आर बाई 6 अंदर है, ये वाला ज्यादा है वो वाला कम है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं। इस क्रॉस को डॉट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे समझाया था, क्रॉस को डॉट में कन्वर्ट करना हो तो माइनस लगा दो और डॉट कर दो, हो गया खत्म, बस डॉट कॉमन आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, खत्म, आंसर आ जाएगा। डॉट में मतलब बाहर की तरफ आंसर आएगा कितना, म्यू नॉट जी आर बाई 2 माइनस म्यू नॉट जी आर बाई 6, खत्म, क्लियर है ये चीज, पक्का समझ में नहीं आया, अरे आया पक्का, मान लू सच है ये बात, तो आंसर कितना आएगा म्यू नॉट जी आर बाई 3, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा म्यू नॉट जी आर बाई 3 डॉट में, तो आंसर आ गया म्यू नॉट जे आर बाई 3 इन डॉट। तो फर्स्ट का आंसर इतना आ रहा है और सेकंड का भी हमने निकाला था, वो अब निकाल लेंगे माइनस करने के बाद। बोलो पक्का समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट पे इतना आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड डॉट में और इतने टेस्ला, क्लियर है। तो मैंने आपसे क्या क्या पॉइंट पे निकलवाया, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया वो क्या था, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया वो ये था कि एक सिलेंडर था जिसमें कैविटी भी बनी हुई थी, जिसमें करंट जा रही थी, एक सिलेंडर है उसमें कैविटी बनी हुई है, सिलेंडर के बाहर पॉइंट पे, सिलेंडर के नॉर्मल पार्ट में, मतलब जहां कैविटी नहीं है। अब मैं आपसे निकलवाऊंगा सिलेंडर के कैविटी में अगर निकालना हो, और मैं आपसे यही कह रहा था कि ये वाला इंपॉर्टेंट है ज्यादा, इसमें हम प्रूफ करेंगे कि सिलेंडर की कैविटी में जो मैग्नेटिक फील्ड हो बिल्कुल फिक्स और कांस्टेंट आएगा, क्लियर है ये चीज। तो बिल्कुल लगभग ऐसे ही क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बस इसमें वैल्यूज नहीं देंगे आर 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 1 R2 ये सब, इसमें नॉर्मल देखेंगे। देखिए सवाल वही है, सवाल वही है, ठीक है, ये एक ऐसे, ये सेंटर इसका है, ये बड़े वाले का सेंटर है, इन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस गिवन है L, ले लीजिए, लिख लीजिए, द सेंटर ऑफ कैविटी एंड द बिगर सिलेंडर, द सेंटर ऑफ कैविटी, ये कैविटी है, बाकी ये पूरा सॉलिड है, क्लियर है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ कैविटी एंड द सॉलिड सिलेंडर एंड द बिगर सिलेंडर इज L, ठीक है, एंड द करंट डेंसिटी इज J, एंड द करंट डेंसिटी इज J, क्लियर है, करंट डेंसिटी J, ऐसे करके करंट जा रही है ऊपर की तरफ, क्लियर है ये चीज, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर, तो डायरेक्शन बताना तो बनता ही है, ऊपर की तरफ करंट डेंसिटी है J, क्लियर है, मतलब करंट ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे बताइए इसमें जो कैविटी है उसमें कितना जो है मैग्नेटिक फील्ड आपका आंसर आएगा, क्लियर है। इसमें रेडियस नहीं गिवन है, ना इसकी रेडियस गिवन है ना किसी की रेडियस गिवन है, और कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे पूछ रहा है, किसी भी पॉइंट पे, क्लियर है ये चीज, इतनी बात समझ आ रही है। चलिए आइए देखते हैं, फिर से मैंने इसे ऊपर से देखा, ऊपर से देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखाई देगा, आप सब लोग समझ चुके हैं, ऐसा ऐसा कुछ मुझे दिखाई दिया, ये मेरा बड़े वाले का और ये मेरा छोटे वाले का सेंटर है। सपोज करो मैंने एक पॉइंट P ये ले लिया, यहां मुझे निकालना है, थोड़ा बड़ा दिखाता हूं चलो आपको ताकि क्लियर हो चीजें, थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं। सपोज ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, ये इसका सेंटर है बड़े वाले का और ये छोटे वाले का सेंटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है L। बहरहाल मुझे क्या करना, ध्यान से देखते जाइए, इसमें करंट बाहर की तरफ आ रही है, भाई ऊपर से देख रहा हूं ना मैं, ऊपर से, तो ऊपर जा रही करंट, पता ऊपर से देखूंगा तो मेरे लिए तो बाहर की तरफ आएगी ना ऐसे करके, ठीक है, लेकिन एक्चुअली करंट कैसे है आपको पता है, ऊपर जा रही है ऐसे, ठीक है। तो ये इनके बीच की, ये सपोज इस पॉइंट P पे मुझे निकालना है, तो सपोज करा मैंने ये फर्स्ट है और ये सेकंड है ना, फर्स्ट बड़ा वाला सेकंड छोटा वाला, इसका सेंटर, या आप ऐसे कर सकते हो इसका सेंटर C1 और सेंटर C2, क्लियर है, वट जो आपको कहना हो। अब ये पॉइंट P से ये जो पोजीशन वेक्टर मैंने माना ये R1 वेक्टर है, और इससे इसकी जो पोजीशन मानी वो मानी मैंने R2 वेक्टर है, क्लियर है। अब जरा इस ट्राइंगल को मैं अलग से बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ट्राइंगल बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, और ये मेरा P पॉइंट है, ये मेरी डिस्टेंस कितनी है भाई, ये कौन सा वेक्टर है मेरा R2 वेक्टर है, तो ये डिस्टेंस R2 हो गई, ये R1 वेक्टर है तो ये R1 हो गया, क्लियर है। चलिए आइए इस पर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने से पहले कुछ बता दूं आपको, सपोज करिए कि ये मैंने एंगल θ1 मान लिया और ये मैंने θ2 मान लिया, ऐसे ही मान लिया जस्ट, ठीक है। तो सपोज करते हैं, चलिए, तो जरा एक बात बताओ, R1 का साइन θ1 इतना होगा कि नहीं,
और R2 का साइन थीटा 2 भी यही होगा, यानी दोनों इक्वल होंगे। मानते हैं कि नहीं ये बात? ठीक है। अच्छा एक और चीज, R1 का cos थीटा 1 इतना होगा, है ना, R का cos वाला कंपोनेंट इतना होगा और R2 का cos वाला कंपोनेंट इतना होगा, और दोनों मिलकर के L के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये L गिवन है मुझे, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या गिवन है मुझे? L गिवन है। तो समझिए R1 का cos थीटा 1 जो कंपोनेंट है और R2 का cos थीटा 2 जो कंपोनेंट है, दोनों मिलकर के किसके बराबर हो जाएंगे? L के बराबर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे पक्की बात है, अरे पक्की बात है ना, क्लियर है ये चीज? बोलो समझ में आया कि नहीं? पक्की बात। चलिए साहब, R1 साइन थीटा 1 R2 साइन थीटा 2 बराबर निकले। R1 साइन थीटा 1 मतलब ये, और R2 साइन थीटा 2 मतलब भी यही, तो दोनों बराबर ही है। ठीक है, ऐसे करके तो ये बात आप याद रखें, काम आएगी अभी आपके। क्लियर है ये चीज? चलिए साहब, अब इसकी, अब ये जो पॉइंट है इस वाले के भी अंदर है और इस वाले के भी अंदर है। समझिए ये मेरा कैविटी के भी अंदर पड़ रहा है और होल के भी अंदर पड़ रहा है। और मैंने आपको बताया कैविटी की प्रॉब्लम कैसे करते हैं, इसको आप समझ लीजिए, बड़ा वाला ऐसे करके करंट फ्लो कर रही है और छोटे वाले में ऐसे करके करंट फ्लो कर रही है। तो आप समझिए कि यहाँ अगर दोनों हैं एक साथ, तो इतने पोर्शन में क्या बन जाएगी, यहाँ पे इतने पोर्शन में क्या बन जाएगी? कैविटी। भाई इस पूरे में बाहर करंट आ रही है और फिर इतने में अंदर भी जा रही है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा ना, क्योंकि बाहर भी आई अंदर भी गई, तो ये कैविटी बन गई कि नहीं? वही वाली बात है यहाँ पे जो भी समझाया था। ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा आप ज्यादा। क्लियर है ये चीज? समझ में आ गई आपको? ठीक है साहब, इतना तो मुझे भी समझ में आया। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर की तरफ होगा? भाई देखो सेंटर इधर है, तो इस तरीके से भाई आपको पता है करंट इधर की तरफ आ रही है। भाई ऊपर से देख रहे हैं तो करंट बाहर की तरफ आ रही है ना हमारे लिए, तो ऊपर से देख रहे हैं तो करंट किधर आ रही है? बाहर की तरफ। क्लियर है ये चीज? तो करंट बाहर की तरफ आ रही है, तो थंब बाहर की तरफ रखा, ओरिएंट करा जिस पॉइंट पे निकालना है और ऐसे करके कर दिया, ऐसे करके, तो ये आएगा B1। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? फर्स्ट वाले की वजह से, फर्स्ट सेंटर है ना, फर्स्ट की वजह से इधर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? ऐसे करके, अरे पक्का क्लियर है? ये मैंने ऐसे ऐसे करके भी कर लिया और डैश लाइन बना दी यहाँ पे। ये थीटा 1 है, तो ये वाला भी क्या हो गया? थीटा 1। ध्यान से समझिएगा, ऊपर वाले को मिटा दो, ये कैविटी वाली बात तो आप समझ ही चुके हैं। ठीक है, ये पॉइंट P है, ये आप जानते ही हैं, इसको भी हटा दे रहा हूँ जरा, सीधी सी बात है, ध्यान से समझिएगा। ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन जा रही है, ये एंगल थीटा 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे बना समझ लो, ये थीटा 1 तो ये वाला भी थीटा 1, और ये वाला एंगल कितना होता है? 90। कैसे होता है भाई? हमने हाथ को ऐसे रखा था ना और फिर ऐसे स्लैप करते हैं, तो स्लैप 90 डिग्री पे तो जाता है एकदम, तो ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा 1। समझ पा रहे हो कि नहीं? जब ये एंगल थीटा 1 है तो ये वाला कितना आ गया? 90 माइनस थीटा 1। क्लियर है चीज? ये वाला, ये जो एंगल है ये वाला, ये कितना आ गया? 90 माइनस थीटा 1। ये डबल लाइन जो की हुई है 90 माइनस थीटा 1, तो ये कितना आ जाएगा? थीटा 1। अरे क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही इसमें किधर करंट मानी है? अंदर। बताया ना, कैविटी जिसमें बनानी है उसमें पूरे की वजह से, पूरा तो माना ही ऐसा करके, पूरा तो माना ही कैसे है करंट। ठीक है, तो पूरे की वजह से तो निकाल ही लिया B1। क्लियर है? 1 वाली की वजह से। और 2 में करंट ऐसे भी मानी है उल्टी, ताकि कैविटी बन पाए, बाहर भी और अंदर भी मान ली, फिर ऐसे ये वाला डैश बनाया, इस तरह से डैश लाइन बनाई। क्लियर है ये चीज? तो जो लाइन है तो इसका कैसे आएगा? इसमें करंट अंदर है, ऐसे करके आएगा, देखो अंदर करंट है, ऐसे करके, मतलब इधर की तरफ B2 आएगा ये। क्लियर है? जैसे बिल्कुल यहाँ पे थीटा 1 एंगल, ये भी थीटा 1 है, तो ऐसे ही बिल्कुल जैसे ये थीटा 2 है, बिल्कुल यहाँ पे ये थीटा 2 बनेगा। क्लियर है ये चीज? अब मैं निकालता हूँ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा P पे। ध्यान से समझे, ये बनाइएगा जो बनाया था मैंने। ठीक है, अब देखिए मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो देखो क्या आएगा, थोड़ा सा आई कैप में भी आएगा और थोड़ा सा जे कैप में भी आएगा, ये सबको समझ में आ रहा है। क्लियर है? आई कैप वाला पोर्शन निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, B2 साइन 2 थीटा, ध्यान से देखिए, B2 साइन थीटा 2। भाई इसके दो कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट करो। चलो मैं इसके कंपोनेंट पहले आपको अलग से करके दिखा देता हूं। देखो ये पॉइंट है P, एक इधर लग रहा है B2 और एक इधर लग रहा है B1, और ये एंगल आपको पता है ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। तो कंपोनेंट कर रहा हूं, जिधर थीटा 2 उधर cos थीटा 2 कंपोनेंट आएगा, B2 का cos थीटा 2, ऐसे B1 का इधर क्या आएगा? cos थीटा 1। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे B2 का इधर क्या आएगा? sin थीटा 2, B2 sin थीटा 2, और ये भी क्या आ जाएगा? B1 sin थीटा 1। कंपोनेंट कर लिए तो एक्चुअल वाले को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बोलो समझ आएगी नहीं? कंपोनेंट करके दिखा दिया तो एक्चुअल वाले की जरूरत नहीं है। क्लियर है चीज? चलिए अब इस B1 और B2 की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, B1 और B2 की वैल्यू लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भाई 1 मतलब बड़ा वाला, बड़े वाले स्फेयर के ये पॉइंट कहाँ आ रहा है? भाई यहाँ आ रहा है ना पॉइंट अंदर, मतलब बड़े वाले स्फेयर के भी, बड़े वाले स्फेयर कह देता हूँ बार बार मैं, सिलेंडर है, बड़े वाले सिलेंडर के कहाँ आ रहा है पॉइंट? अंदर, तो अंदर वाला फॉर्मुला लगेगा। और अंदर वाला फॉर्मुला मैंने क्या आपको बताया था सिलेंडर में? बी इन क्या होता है? म्यू नॉट जे आर बाई 2, याद है ना? म्यू नॉट जे आर बाई 2 अंदर वाला फॉर्मुला लगेगा। तो मैं लिख रहा हूँ B1 आ रहा है म्यू नॉट जे R1, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है इस वाले पॉइंट से? सेंटर से, सेंटर 1 का ये रहा, 1 का सेंटर 1 से शो किया था मैंने, बताया था ना, इसका सेंटर 1, इसका सेंटर 2, तो 1 से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? R1, तो म्यू नॉट जे R1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है ये चीज? बोलो समझ आएगी नहीं? ये B1 आ गया, ये किसकी वैल्यू है? B1। ये किसकी वैल्यू आई? B1 की। B2 की वैल्यू क्या आएगी?
B2 के भी अंदर पड़ रहा है, मतलब दूसरे वाले के भी तो अंदर ही पड़ रहा है ये भाई। ये क्योंकि कैविटी में होना मतलब बड़े वाले के भी अंदर है और छोटे वाले के भी अंदर है, छोटे वाले सिलेंडर के भी अंदर है, तो उसमें भी अंदर वाला फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट जे आर बाई टू। और इसमें आर कितना है R2, क्योंकि इसके सेंटर से जो 2 पॉइंट है, जो इसका सेंटर है, जो ये वाला सेंटर है, इससे डिस्टेंस कितनी ली R2, तो म्यू नॉट जे R2 बाई 2, ये B2 की वैल्यू है। क्लियर है ये चीज। तो अब जरा देखें एक्स डायरेक्शन में आंसर कितना आ रहा है। ये वाली एक्स डायरेक्शन है और ये वाली क्या है मेरी, सपोज वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में आंसर कितना आ रहा है, बी, जरा देखते हैं B1 sin थीटा 1 कितना हुआ। एक्स डायरेक्शन को देखना है तो B1 sin थीटा 1 को देखना पड़ेगा, B2 sin थीटा 2 को देखना पड़ेगा। B1 sin थीटा 1 कितना हुआ, म्यू नॉट जे R1, ध्यान से देखते रहिए, म्यू नॉट जे R1 sin थीटा 1 बाई 2। बोलो समझ आया कि नहीं आया। और B2 sin थीटा 2 कितना हुआ, B2 sin थीटा 2 कितना हुआ, B2 की जगह ये लिखो म्यू नॉट जे R2 अपॉन 2 और साइन थीटा 2। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, म्यू नॉट दोनों में सेम है, जे दोनों में सेम है, 2 दोनों में सेम है। अब देखो R1 साइन थीटा, R2 साइन थीटा 2, R1 साइन थीटा 1 और R2, और क्योंकि साइन थीटा 2 है ना, B2 साइन थीटा 2, ये क्या है B2 साइन थीटा 2, तो B2 तो इतना हुआ और साथ में साइन थीटा 2। तो R1 साइन थीटा 1 और R2 साइन थीटा भी तो इक्वल है। देखो जल्दी से फटाफट, ये दोनों भी तो इक्वल ही है, मतलब म्यू नॉट सेम, जे सेम, 2 सेम, R1 साइन थीटा 1, R2 साइन थीटा 2 भी सेम, मतलब ये दोनों सेम सेम। बात समझ आई नहीं आई। B1 साइन थीटा 1 और B2 साइन थीटा 2 क्या है, सेम सेम। क्योंकि सेम सेम है इसीलिए क्या हो जाएंगे, कैंसिल, खच खच, मतलब एक्स में बच्चा ही नहीं कुछ, एक्स में कुछ बच्चा ही नहीं, सॉरी बच्चा ही नहीं। क्लियर है ये चीज। बोलो पक्की बात समझ में आई। तो सिर्फ आंसर क्या आने वाला है, ऊपर की तरफ। देखें अब जरा आंसर क्या आएगा, यहां तक नोट कर लो पहले, इससे समझ में आ गया कि अच्छा एक्स में कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा, मतलब इस इधर की तरफ कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिर आगे कर रहा हूं अब सॉल्व। तो अब क्या बचा सिर्फ, अब क्या बचा, सिर्फ ये वाले कंपोनेंट बचे कॉस वाले। तो जो आंसर आएगा बी का, बी एट पी, वो क्या आने वाला है, ध्यान समझिए। वेक्टर फॉर्म में नहीं, अभी तो मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। तो आएगा B1 cos थीटा 1 प्लस B2 cos थीटा 2। ये बात सबको समझ में आ चुकी है। क्लियर चीज। लिख रहा हूं फिर से, B1 कितना है, म्यू नॉट जे बाई 2 R1 और फिर cos थीटा 1 ये और लिखना है, प्लस ऐसे B2 कितना है, म्यू नॉट जे R2 बाई 2, ये जी म्यू नॉट जे R2 बाई 2 और साथ में cos थीटा 2। अब जरा यहां पे सॉल्व करूंगा इसको, जरा देखना, यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखो म्यू नॉट जे बाई 2 तो पूरे में कॉमन है, म्यू नॉट जे बाई 2 पूरे में कॉमन है। क्या बचा अंदर, R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2। अरे बोल मेरे बच्चे समझ में आया कि नहीं आया। अब तुम्हें पता है R1 cos थीटा 1 और R2 cos थीटा 2 तो किसके बराबर है, L के बराबर। भाई साहब रख दो L, म्यू नॉट जे L बाई 2, म्यू नॉट जे L बाई 2। बोलो समझ में आया कि नहीं। कांस्टेंट आ रहा है कि वेरिएबल आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि L तो गिवन है ना आपको, गिवन है मतलब कांस्टेंट है। क्लियर है, L गिवन है, कांस्टेंट है, जे कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। मतलब कैविटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा, कांस्टेंट। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब स्फीयर में यही क्वेश्चन कराया था तो कैविटी के अंदर आंसर ये सेम आया था कि नहीं आया था। बोलो पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे पक्की बात है, तो इसको आंसर को रट लो, इस पर क्वेश्चन आ सकता है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट के ऊपर। बोलो समझ में आया कि नहीं। और जितने भी क्वेश्चन पूरे मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बनेंगे, वो क्वेश्चन इस कैविटी के अंदर बैठ के बना सकता है। वो कह सकता है कि इस कैविटी के अंदर हम बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो ये बोलने के बजाय कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वो इस कैविटी में बिठा देगा आपको। तो आप समझ गए कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए ऐसा बात बोलना चाह रहा है ये। क्लियर चीज। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, कांस्टेंट। मजे की बात है कि नहीं, मतलब एक इंटरेस्टिंग बात है कि देखो कैविटी हम कितना भी चल रहे हैं उसमें स्पेस में कहीं कोई ग्रेडियंट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब ग्रेडियंट नहीं, मतलब स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है, तो कैसी बात है। ठीक है, बोलो पहले इतना समझ में आ गया कि नहीं, म्यू नॉट जे L बाई 2। क्लियर है, तो इतना नोट कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो किधर की तरफ, ऊपर की तरफ डायरेक्शन। तो मैं अगर आपको शो करना चाहूं, देखो मैं ध्यान से, ये सब नोट कर लिया होगा आपने, तो अगर मैं शो करना चाहूं तो देखो ऐसे डायरेक्शन आएगी। ऊपर से देख रहा हूं अगर मैं, तो ऐसे ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड और फिक्स है कितना, म्यू नॉट जे L बाई 2, कितना, म्यू नॉट जे L बाई 2। क्लियर है, तो इसको याद रख सकते हो आप चाहो तो ऐसे करके। और अगर ऐसे शो किया हुआ मैंने फिगर को, तो ऐसे आ रही है डायरेक्शन आगे की तरफ। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसे फ्रंट से देखें जो जैसे क्वेश्चन की है, फिर उसमें तो ऐसे आएगी ना डायरेक्शन आगे की तरफ, आगे की अंदर की तरफ। भाई ये सिलेंडर ऐसे नहीं रखा हुआ है एक्चुअली इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे घुमा लो, तो ये जो एरोज हैं कैसे हो जाएंगे जब घूमेगा ये, तो ऐसे हो जाएंगे कि नहीं। जब मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे, ऐसे करूंगा, मतलब ऐसे लेके आऊंगा इसको, तो ये एरो ऐसे हो जाएंगे अंदर की तरफ। तो आंसर किधर आएगा, अंदर की तरफ। क्लियर है, इस फिगर से देखें तो ऊपर, इस फिगर से देखें तो अंदर की तरफ। क्लियर है चीज। हाँ, इससे एक बात मेरे को याद आई, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, बच्चे ने पूछा था कि सर सोलेनॉइड जब आपने पढ़ाया और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आया था, है ना, जो आइडियल सोलेनॉइड था, तो उसका फायदा क्या है सर, उसका फायदा क्या है, जो कांस्टेंट लगभग आया था म्यू नॉट NI, सर उसका फायदा क्या है, व्हाट इज द फायदा। ठीक है, कितने मतलबी लोग हैं, हर चीज में फायदा ढूंढते हैं। खैर क्या फायदा भाई, सुन लो। अगर आइडियल सोलेनॉइड नहीं होता मान लो, तो हमने ग्राफ अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा,
शुरू में तो मतलब बीचों बीच तो होता है म्यू नॉट एन आई बाई एन आई होता है, फिर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है? कम होता चला जाता है। ठीक है, मतलब एक जगह तो मैक्सिमम है, फिर धीरे धीरे कम होता चला गया, ऐसा होता है। क्लियर है? जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा। आइडियल सोलेनॉइड में मजे की बात यह है कि कम नहीं हो रहा, म्यू नॉट एन आई बरकरार है। मतलब कहाँ मैग्नेटिक फील्ड अच्छा है, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे सिर्फ बीच में तो मैक्सिमम था, बीच में तो है सबसे ज्यादा म्यू नॉट एन आई, फिर कम होता चला जा रहा है। अरे यहाँ तो हर जगह म्यू नॉट एन आई है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है कि नहीं? तो तुम ये बताओ सोलेनॉइड बनाते क्यों है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए। तो तुम खुद सोचो कैसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना चाहोगे, कमजोर या ताकतवर? अरे ताकतवर करना चाहोगे ना, तो यही फायदा है इस कांस्टेंट का। बोलो समझ में आया कि नहीं? मतलब कांस्टेंट से नहीं है, एक्चुअली कांस्टेंट है इससे मतलब नहीं है, मतलब ये कि मैक्सिमम है हर पॉइंट पे। यहां सिर्फ बीच वाले पॉइंट पे है म्यू नॉट एन आई जो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। अंदर कितना है? म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पे हर पॉइंट पे म्यू नॉट एन आई है, मतलब हर पॉइंट पे मैक्सिमम है भाई साहब। क्लियर है? तो यहाँ अच्छी मैग्नेट बनेगी, ये कमजोर मैग्नेट बनेगी। और सीधी सी बात है, ये सब जो हम काम कर रहे हैं, लपेट रहे हैं, ये सब सोलेनॉइड बना रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? मैग्नेट बनाने के लिए कर रहे हैं। तो भैया मैग्नेट बना रहे हैं तो जबरदस्त मैग्नेट बनेगी ना, है कि नहीं? क्लियर है? चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कोशिश करेंगे एम्पियर सेक्रेटरी लॉ को खत्म कर दें। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल हल्का नहीं था, पहले ही बता दूं भाई आप लोगों को, आज का लेक्चर बिल्कुल भी हल्का नहीं था। थोड़े खतरनाक क्वेश्चन आज कराए हैं, अच्छे क्वेश्चन कराए, मतलब खतरनाक क्या, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते रहें लगातार तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन वहां थे बस वैसे ही यहाँ है, वहां स्फीयर के लिए थे वही यहाँ सिलेंडर के लिए, सब कुछ वैसे ही सोचना पड़ रहा है। क्लियर है? लेकिन आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई डरने वाली बात नहीं है, स्कूल और बोर्ड के पर्पस का बिल्कुल भी नहीं है लेक्चर। वैसे तो बहुत सारे लेक्चर मेरे होते ही नहीं उस पर्पस के, कॉम्पिटेटिव पर्पस के हैं ज्यादातर लेक्चर। और इसीलिए मैं सब बच्चों से कह देता हूं, मेरे वीडियो लेक्चर्स अगर देखोगे और स्कूल के जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं गारंटी देता हूं 85 से ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। 85 मार्क्स तक ला सकते हो मेरी वीडियोस देख के। इसीलिए जो आप बोर्ड के एग्जाम दोगे उसके लिए आपको टिप्स दे देता हूं अभी से। मेरी वीडियोस देखने के साथ साथ आप 10 इयर्स के सॉल्व पेपर ले लीजिए सीबीएसई बोर्ड के, और उनको क्वेश्चन को करते रहिए, डाउट आए मुझसे पूछते रहिए। ठीक है? तो मेरे लेक्चर से मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं कि मेरे लेक्चर्स अगर आप सिंसियरली देख रहे हैं तो मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, आपको फिजिक्स समझ में आ सकती है और आपका कंपटीशन क्वालिफाई हो सकता है अगर आपने रेगुलर पढ़ाया, रिवीजन किया, मतलब पूरे पैटर्न के साथ फॉलो किया है ना, जैसे करना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन आज की डेट में बहुत है, फिजिक्स समझ में आएगा, कंपटीशन निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बोर्ड में 85 से ऊपर ला पाओगे ऐसा मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। बोर्ड में लाना चाहते हो तो आपको 10 ईयर्स के सॉल्व पेपर भी देखने होंगे इनके साथ साथ। क्लियर है? इससे आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी, उससे फिर आपका थोड़ा न्यूमेरिकल, मतलब थोड़ा सा नंबर वाली बात हो जाती है कि वो फिक्स क्वेश्चन उसमें देते हैं, कभी कभी रिपीट करके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैसे लिख रहे हैं वो लोग। ठीक है, फिगर बनाने पे नंबर मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा सा मैटर कर जाती हैं वहाँ पे, बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ। तो आप ज़रूर ले लीजिए सॉल्व पेपर उसका, और चैप्टर वाइज वाले लीजिएगा जिसमें चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप बस रिवाइज करते जाओ, 95 क्रॉस कर जाओगे फिर तो तुम। क्लियर है चीज़? तो स्टूडेंट करते रहें तो 95 बड़े आराम, बहुत प्यार से आ जाएगा 95, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, आराम से बस रेगुलर करते रहोगे तो खत्म, 95 बड़े आराम से आ जाएंगे। ठीक है, चलिए।